हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सब तरह के क्यूज हैं। एक तरफ इक्विटी मार्केट्स में हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशन है। वैक्सीन दिसंबर में ही आ सकती है, ऐसा यूएस और यूके गवर्नमेंट्स का कहना है। इन सब के चलते आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। यस, कमोडिटी बाज़ार में इट इज़ फ्लश विथ न्यूज़। वैक्सीन की बात करें या फिर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पुश की बात करें, मेरे ख्याल से अगर कमोडिटी में स्ट्रैटेजीज बनानी है, मेरे ख्याल से दो टॉपिक रहेगी आज के सेशन में। एक तो रहेगा क्रूड और दूसरा रहेगा कॉपर। कॉपर में बाई करने की सलाह रहेगी 555 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 552 का, ऊपर में टारगेट 560 के लिए रहेंगे। वैसे क्रूड में लास्ट वीक की अच्छी तेज़ी के बाद पॉसिबिलिटी ये वीक में भी वही रुझान रह सकता है। मेरे ख्याल से 3150 के आसपास क्रूड बाई करना चाहिए, 3080 का स्टॉप लगाना चाहिए और ऊपर में 3260 की टारगेट रखना चाहिए। दोनों कमोडिटी में बाई की सलाह रहेगी। खरीदारी यहाँ पर नॉन एग्री में जारी है, लेकिन वंदना, एग्रीकल्चर स्पेस में कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। कॉटन को छोड़कर आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि कॉटन में यहाँ पे थोड़ा सा और एग्रेसिव बाइंग जो है वो हो सकती है, और ये काउंटर मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 20,350 के करीब, वहाँ पे एक वैल्यू बाइंग बनती है। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 20,600 तक प्राइसेस इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए क्रिएट करना होगा 20,200 का। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिफाइंड सोया में हम देख रहे हैं कि ये कमोडिटी बार बार अब एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, और वहाँ पे कोई मेजर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जिससे उसके ऊपर स्टे करे, और वैल्यू बाइंग भी वहाँ से नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पुअर है। मेरे ख्याल से 1072 के नीचे कमोडिटी आती है तो ही यहाँ पर सेल करें। 1064 का टारगेट रखें, 1076 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये कमोडिटी, ये जो काउंटर है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। कुछ मुनाफा वसूली रिफाइंड सोया तेल में जारी रह सकती है। कॉटन में ऑफकोर्स खरीदारी की राय है, लेकिन आज की कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर हल्दी में करेंगे। यहाँ पर कमाई की स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे, क्योंकि त्योहारों के बाद यहाँ पर घरेलू मांग हल्की सी सुस्त पड़ी है। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी बरकरार है, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते में नई फसल आ जानी शुरू हो जाएगी और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी यहाँ पर ज्यादा है। हमने काफी हद तक हल्दी में सपोर्ट आता हुआ देखा इस बात को लेकर कि यहाँ फसल बेहतर नहीं होगी, एक्सपोर्ट बेहतर है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से भी यहाँ पर काफी सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यहां पर मुनाफा वसूली कुछ समय से जारी है। आगे क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या फंडामेंटल्स आपको देखने चाहिए, इस पर बात करने के लिए निजामाबाद मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट अमृत कटारिया और मोलतोल के कंसल्टिंग एडिटर कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल जी, आप किस तरह के फंडामेंटल्स अब देखते हैं, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में यहां पर नई फसल आ जाएगी, कैरी फॉरवर्ड भी है, मांग सडनली थोड़ी सी यहां पर कम होती हुई नजर आई है। क्या फर्क पड़ सकता है भावों को? मनीषा जी नमस्कार। देखिए कि शादी विवाह का सीजन अभी होता है दिवाली के बाद में, लेकिन वो डिमांड नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद शादियों में लोगों को शामिल होने की जो अधिक परमिशन दी गई थी वो वापस ले ली गई है, और कई जगह लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, कर्फ्यू लगाए गए हैं। तो जो एक डिमांड थी मसालों की वो यहाँ पर अब रुकी है दिवाली के बाद। लेकिन अगर हम बात करें जनवरी से अक्टूबर की, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 39% बढ़ा, 1.5 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है, और लास्ट ईयर ये सेम पीरियड में 1,07,000 टन था। लेकिन नई फसल और जो कैरी फॉरवर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड लगभग 1,36,000 टन है, और नई फसल 4,26,000 टन हो सकती है। तो डिमांड सप्लाई जो है उसमें कंफर्टेबल स्थिति है, उसमें टाइट पोजीशन नहीं, इसीलिए प्राइस नीचे दिखाई दे रहे हैं मनीषा जी। भावों में हल्की सी गिरावट इसी वजह से है क्योंकि सप्लाईज यहां पर बेहतरीन होने लगी हैं। अमृत कटारिया जी, आप कैसे देखते हैं फिलहाल यहां पर फंडामेंटल्स को? किस तरह की सप्लाईज बाजार में है, किस तरह की मांग है? सप्लाई इस साल जो है कंटिन्यू, लॉकडाउन के बावजूद भी सप्लाई हर सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर के हर मार्केट के एरिया में सप्लाई काफी अच्छी है। और ये समय जब इस समय भी नवंबर खत्म होने को आ गया, दिसंबर चालू होने की तैयारी में, फिर भी निजामाबाद के अंदर रोज की 2 से 3 हजार बोरी की आवक कंटिन्यू लगी हुई है, और स्टॉक भी करीब 4.5 लाख बोरी के ऊपर का करीब स्टॉक अभी एट प्रेजेंट है। और नया क्रॉप भी जो है लोगों की दाना, एक्चुअली हल्दर में क्या हुआ है कि 2013 से लेके 2018 तक का पुराना स्टॉक काफी पड़ा हुआ है। 2019 में और 20 में लोगों ने स्टॉक बहुत कम किया, लेकिन 2013 से 18 तक का स्टॉक जो है लोगों के पास इतना पड़ा हुआ है कि जिसकी वैल्यू
जीरो हो गई है, जीरो से भी कम हो गई है ब्याज और कोल्ड का किराया करने से। और नया क्रॉप भी जो है इस साल भी जैसे तेजी वाले हैं वो ये बात को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बरसात बहुत ज्यादा हुई, साइक्लोन काफी ज्यादा आ गए और इस वजह से क्रॉप पे काफी नुकसान हो गया। लेकिन एक्चुअली नुकसान की कोई बात नहीं है। और इस साल जो है बरसात करीब 15 दिन पहले शुरू हुई और पेडिंग भी 15 दिन पहले पूरी हुई है। और उसके अलावा किसानों को लॉकडाउन की वजह से आराम से फुर्सत से सारा काम किया है, तो इली भी इस साल काफी अच्छी रहेगी। और जो तो अमरुद जी आपको नहीं लगता कि भाव यहाँ से और चढ़ेंगे? जो इतना बड़ा हमने बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़त भावों में आते हुए देखी थी, वो आपको नहीं लगता कि वापस लौटेगी? नहीं, देखिए बाजार ऊपर जाने का तो कोई चांस लगता नहीं है। लेकिन बाजार धीरे धीरे करके घटते ही जाएगा। मार्केट एक्चुअली अभी एपीआई का वायदा जैसे 2021 का खुल चुका है, 60 रुपए का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। का भाव है जो ऊपर में 64-65 भी टच हुआ था। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ अप्रैल मई के अंदर जो है ये वायदे 50 के आसपास टच करेंगे। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। साइक्लोन से क्या हुआ है, साइक्लोन का जो भी असर होता है वो कोस्टल एरिया में होता है। तो कोस्टल एरिया में हल्दी की पैदावारी नहीं होती है। सिर्फ जो है डुगराला के लाका एरिया में ही 50,000 बोरी का नुकसान हुआ है। उसको छोड़ के किसी भी हल्दी के प्रोडक्शन सेंटर को कोस्टल एरिया नहीं पड़ता है। हर सेंटर जो है समुद्र से, अभी जैसे कल और परसों में फिर एक साइक्लोन है, लेकिन वो साइक्लोन से जहाँ कोस्टल एरिया है वही नुकसान होता है और कोस्टल एरिया में हल्दी पैदा होती ही नहीं है। जी हाँ, कोस्टल तो वो एक चीज है जो भावों में नजर नहीं आएगी। तो अमरुद जी आपको क्या लगता है किस तरह की फसल हम देख रहे हैं? 4 लाख टन, आपको भी लगता है कि उतनी फसल यहाँ पर बाजार में हो पाएगी? नेक्स्ट क्रॉप भी कम से कम 90 लाख से 95 लाख बोरी 60 किलो का बिल्कुल पक्का आएगा। उससे ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आएगा। और ये साल जो है नेक्स्ट ईयर जो क्रॉप आएगा और कैरी फॉर्वर्ड भी इस साल काफी कम से कम 40 से 45 लाख बोरी का जनवरी में कैरी फॉर्वर्ड रहेगा। ये कैरी फॉर्वर्ड और नया क्रॉप जो है वो दोनों मिला के सप्लाई जो है करीब 1 करोड़ 35 लाख के आसपास पड़ जाएगी। कहाँ से तेजी आ पाएगी? हाँ जी, कमल जी आपको भी यही लगता है? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि बढ़त यहाँ की उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमरुद जी कह रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या बाजार के सूत्रों से आप भी वही चीज यहाँ पर गैदर कर रहे हैं? नहीं, देखिए वायदा की अगर हम बात करें तो अभी जब नए माल की प्रेशर होगी, नई हल्दी की प्रेशर होगी, तो मुझे ये लगता है कि एक बार ये 52 रुपीज के आसपास टच कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा इसमें गिरावट इसलिए नहीं दिखती क्योंकि एक आप चीज समझिए कि कोरोना काल में सबसे अधिक एक्सपोर्ट हल्दी का हो रहा है। हल्दी की डिमांड आगे भी बनी रहेगी जब तक कि पूरी तरह वैक्सीन लागू नहीं होगी। मनीषा जी, यानी कि भाव यहाँ से गिरेंगे जरूर, लेकिन कितना गिरेंगे ऑफ कोर्स उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट में एज ऑफ नाउ हमने सिनोनिमिटी बनते हुए नहीं देखी है। लेकिन अमरुद जी बहुत शुक्रिया, कमल जी आपका भी वो पूरा हल्दी के बाजार हमें यहाँ पर समझाने के लिए। वंदना आपको क्या लगता है, क्या इस साल की बढ़त या इस सीजन की बढ़त यहाँ पर हल्दी अब दिखा चुकी है? इवन एज मांग है और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काफी लोगों ने इसको अपनाया है। आपको भी लगता है 52-50 तक के स्तर नीचे में देखने को मिलेंगे? मनीषा, ये 17,000 की कमोडिटी है जो कभी 5-6 साल पहले हम लोगों ने प्राइस में आते हुए देखा था यहाँ पे। अब ये यहाँ पे 5 से 6,000 के बीच में ट्रेड कर रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका 7,500 के करीब होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशर है, सप्लाई प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि एक बार 5200 से अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 6500 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। एक यहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट जो पार्टनर है वो मिसिंग है, श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका 19 में उन्होंने लगभग इंडिया से एक्सपोर्ट जो था, इंपोर्ट जो था उसको काफी कम कर दिया था। घरेलू बाजार को वो
प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसका भी असर भारतीय बाजार पे यहाँ पे आया। मुझे लग रहा है कि 53-5400 एक वैल्यू बाइंग रहेगी, उससे बहुत नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे। अपसाइड भी केप्ड है और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 62-6400 को टारगेट करके चलना चाहिए। और ये बात तो तय है कि जब फुल स्विंग में अराइवल्स आएंगे तो थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि साथ में जनवरी में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से अपसाइड आएंगे, जब इसका सीजनल डिमांड जो है वो बढ़ेगा, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से हो या हमारा कंजम्पशन हो। चलिए, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नज़र नहीं आती है, हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडस्ट्री को लगता है कि यहाँ से मुनाफा वसूली भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो अपनी नज़र आप यहाँ पर फंडामेंटल्स पे रखिए और जो लेवल्स यहाँ पर इंडस्ट्री ने और हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताए हैं उस बीच आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। बात जब हम हल्दी की कर रहे थे तो ऑफकोर्स अमरुद जी बता भी रहे थे कि यहाँ पर नए तूफानों की बात होती है और किस किस फसल पर उसका नुकसान आता है वो ऑफकोर्स देखना होगा। हल्दी पे तो उन्होंने कहा कि नहीं होता, लेकिन जो कोस्टल क्रॉप्स हैं वहां पर डेफिनेटली एक असर हो सकता है। और भारत पर इस वक्त 2 चक्रवाती तूफानों का खतरा है। अरब सागर में उठा गति तूफान, अफ्रीकी देश सोमालिया में बार टकराने के बाद यहाँ पर शांत हुआ है, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में निवार तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदलता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुमान से ये तूफान 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। एहतियातन मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है और राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें यहां पर तैनात भी की गई हैं। ये तो बात हुई मौसम की और फसलों की, लेकिन लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद लेके आएंगे दर्शकों के सवाल जवाब। और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ शो में हम शामिल करते हैं और निशांत कोल्हापुर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। निशांत नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा सवाल है कि मैंने 52,000 से एक 100 ग्राम सोना खरीद किया है और 55,000 से एक सोना लॉकडाउन के भीतर मैंने खरीद लिया है, तो आगे क्या रणनीति रहना चाहिए मेरी? तो आपने क्लियरली यही सोचा होगा कि सोने के भाव यहाँ से और भी बढ़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हमने कुछ यहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। प्रथमेश, क्या राय है? 52,000 में लिया है और 55,000 में भी इन्होंने सोना की खरीदारी करी है, क्या करना चाहिए अपने लेवल्स के साथ और कब तक होल्ड करें? आई थिंक मनीषा, बेस जो है सोने के अराउंड 49,000 के आसपास बनता है। अगर आपको बाइंग कॉन्सेंट्रेट करनी है तो 49,000 के आसपास करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सोना में अभी भी तेजी जारी रह सकती है। अगर यहाँ पे उनको एवरेज करना है कर सकते हैं 50,000 के आसपास के भाव पे, 50,300 के भाव के, और पॉसिबली एग्जिट इनको अच्छे भाव पर मिल सकता है। बिकॉज 2021 अगेन ये लिक्विडिटी पुश अभी भी जारी है, सेंट्रल बैंक से अपना काम कर रही है। मेरे ख्याल से गोल्ड में मोमेंटम अभी भी जारी रह सकता है तेजी का। आप एवरेज कर सकते हैं निशांत यहाँ से, क्योंकि सोने के भाव थोड़े से गिरे हैं और जैसे प्रथमेश ने कहा 49,000 के आसपास के लेवल्स पे फिर से खरीदारी करें और आप अपना वहां पर मुनाफा देख सकते हैं। प्रथमेश, आप बुलडेक्स को कैसे देखेंगे? क्योंकि हमने देखा है सोने और चांदी में हल्का सा डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को मिला है। चांदी में कुछ बहुत मेटल्स के साथ यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उन लोगों के लिए जो दोनों ही मेटल्स में थोड़ा सा एक्सपोजर चाहते हैं? आई थिंक बुलडेक्स में अगर कुछ करना है तो मेरे ख्याल से अगर आप इमीडिएट ट्रेड करना चाहते हैं तो 15,420 के आसपास इस कमोडिटी को सेल करना चाहिए। 15,490 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 15,550 के रखने चाहिए। मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर में अगर आज और कल की सेशन की पॉसिबिलिटी बात करें, गिरावट की उम्मीद रख सकते हैं और भी। इसके लिए बुलडेक्स में सेल करने की सलाह रहेगी। बुलडेक्स में आप यहाँ पर बिकवाली करके काम करें और वो टारगेट्स क्लियरली शायद यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन बेचने की राय यहाँ पर फिलहाल बुलडेक्स नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रथमेश की तरफ से आती हुई। हमारे साथ अब दीपक हिम्मतनगर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार बहन जी, मेरे पास 100 बोरी केस्टर हाजिर में है। मैं फार्मर हूँ जी, और मैं कहाँ तक वेट करूँ? मुझे अच्छा भाव कब 1200 तक कब मिलेगा? दिसंबर में एंड तक, जनवरी एंड तक? और चीन की ओर से कितनी डिमांड रहेगी? और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके इस चैनल में कैस्टर का भी जिक्र किया करो। आप मस्टर्ड को, सोयाबीन को ज्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ दीपक जी, जरूर हम कैस्टर के बारे में यहाँ पर ज्यादा बात करेंगे और जब जब प्राइस मूवमेंट होती है और जहाँ पर कुछ मोमेंटम आता है तो हम डेफिनेटली उस कमोडिटी को देखते भी हैं, लेकिन आपकी जो राय है उसको हम पक्के से यहाँ पर मानेंगे। दीपक जी, ये बताइए कि आप कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानना चाहते थे कि दिसंबर जनवरी तक क्या भाव रह सकते हैं, आप कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं? लेकिन आपकी जो राय है उसको हम पक्के से यहाँ पर मानेंगे।
वंदना, क्या राय देंगी आप दीपक जी को? जानना चाहते हैं कि किस तरह के स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1200 तक ऑफकोर्स इन्होंने जताया कि ये जानना चाहेंगे। 100 बोरी इनके पास है, किसान हैं ये, और दिसंबर जनवरी तक होल्ड कर सकते हैं। जी मनीषा, कैस्टर पे मुझे लग रहा है कि स्लोली यहाँ पे ये कमोडिटी में जैसे जैसे ट्रेड खुल रहा है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और 4,4100 की जो कमोडिटी है कैस्टर, ये भी आपको 4700 के करीब है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन चाइना से ट्रेड यहाँ पे खुल सकता है और करीब 5000 से 5100 तक के प्राइसेस जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनवरी का भी यहाँ पे कंटांगो में है, तो एक राइजिंग ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है। तो मेरे ख्याल से 5000 से लेके मैक्सिमम 5200 तक को टारगेट करके इन्हें चलना चाहिए। अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर है, तो क्लियरली दीपक जी आपको यहाँ पर भाव होल्ड करके रखने चाहिए। और जैसे बताया गया है कि यहाँ से अच्छे खासे मुनाफे में आप अगले 2-3 महीने में अपने आप को देख पाएंगे। हमारे पास अब एक व्हाट्सएप आया है। रविंदर सिरसा हरियाणा से लिखते हैं कि नेचुरल गैस का एक लॉट इन्होंने बेच के काम किया है 197 के लेवल्स पे। प्रथमेश, क्या राय देंगे? आई थिंक नेचुरल गैस अगेन 197 पे बेचा है इन्होंने। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी इनको 182 तक मिल सकता है। यहाँ पे इनको खड़े रहना चाहिए अपनी पोजीशन पे। और मैं वापस बुलडेक्स का रिवीजन करूँगा। टाइप एरर हो गया, 15350 का टारगेट मैंने रहेगा, 15550 मैंने कहा था। धनडील वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। आपके स्क्रीन पर फिलहाल यहाँ पर 2% की बढ़त है, लेकिन जैसे प्रथमेश कह रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। राहुल सवाई माधोपुर राजस्थान से अब हमारे साथ फोन लाइन पर रहे। राहुल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम जी मैम, हमारे पास मस्टर्ड सीड में क्या लग रहा है? आपके पास हाजिर में माल पड़ा हुआ है राहुल? यस मैम, हमारे पास 100 बोरी के आसपास माल पड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है, क्या चांस लग रहे हैं मस्टर्ड सीड? जी वंदना, राहुल को क्या राय देंगी? 100 बोरी मस्टर्ड सीड इनके पास फिलहाल हाजिर में माल पड़ा है। जी मनीषा, काफी अपसाइड इसने देखा है इस कमोडिटी में। अब एक कंसोलिडेशन लग रहा है और अगर स्टॉक्स वगैरह रिलीज होते हैं नाफेड हैफेड की तरफ तो वहां पे भी एक प्रेशर बनते हुए दिखता है। तो मेरे ख्याल से एक बार 6300-6200 के रेंज में इन्हें एक बार माल को बेचना चाहिए और कम से कम हाफ बेच के ये यहाँ पे मुनाफा वसूली कर ले यहाँ पे। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक बार फिर से 6400 जाएगा और जो न्यू अराइवल्स है ऑयल सीड्स के, उसका प्रेशर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। कुछ प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। तो राहुल जी, जैसे वंदना की राय है आपके लिए कि कुछ मुनाफा वसूली थोड़े से ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर कर लेनी चाहिए, नीचे के स्तर आपको मिले तो खरीदारी करें, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मुनाफा आपके पास है वो लेकर घर जाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन और बहुत शुक्रिया वंदना और प्रथमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन तमाम कमोडिटीज पर डिफिकल्ट टाइम्स हैं थोड़े से ये, तो कमोडिटीज पर आप हमारे साथ सदा बने रहिए। हम आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर प्राइसेस जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शैल अब हमारे साथ यहाँ पर है। शैल, एक और थोड़ा दिक्कत वाला दिन। मनीषा जी, आज तो आपने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी बहुत सारे सेक्टर्स में। देखिए इंट्राडे रिकॉर्ड्स आपको लगते हुए देखिए निफ्टी और सेंसेक्स पर, और बैंक निफ्टी पर हल्का सा लाल निशान था, लेकिन वो लाजमी है। आईटी और फार्मा आपको दहकता हुआ दिखेगा और हमारी तेज़ी जारी है। दहकता हुआ दिखेगा कौन से सेक्टर्स पर नज़र है? तो इस बार फार्मा और आईटी पर बड़ा ज़बरदस्त रुझान है। लॉन्ग साइड पर आपको बहुत ज़बरदस्त काउंटर्स, चाहे वो इन्फोसिस हो, डिवीज़ हो, डॉक्टर रेड्डीज़ हो, सब हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और बाजार का बादशाह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 3%, वो भी ऊपर है। तो क्राइसिस ऑफ प्लेंटी है। और एक बात ज़रूर आपको कहनी पड़ेगी शैल कि आप बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं अपने सेक्टर्स में, और पिछले कई दिनों में जब भी हमने बात की है आपने क्लियरली बताया कि कहाँ पर नज़र होनी चाहिए। तो यूँ समझिए मनीषा जी कि ये बाजार जो है इसमें इतना पैसा बन सकता है, लोग सिर्फ थोड़ा सा काम करें। जहां जहां आपको लाल निशान आता हुआ दिखता है फ्रंट लाइन ब्लू चिप काउंटर्स पर, उसमें बस आप खरीद के बैठ जाइए, पैसा अपने आप आपके बैंक में आ जाएगा।